Hello friends, Namaskar. Myself Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TET English preparation. Here question number 31 is given as John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि जॉन मिल्टन ने अपना ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये किस उम्र में लिखा था। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है 21 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये ओड इन्होंने लिखा था 25 दिसंबर 1629 को। इन्होंने 25 दिसंबर 1629 को ये ओड लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। डैश नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर डैश दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। ये लाइन किस रचना में आती हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है टिंटन अभी, इस रचना में आती हैं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये रचना की गई है। टिंटन अभी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और इस रचना में जो है इस लाइन में इन्होंने अपनी सिस्टर को जो है नेचर की कंपनी में रहने के लिए कहा है और ये भी बताया कि नेचर से बड़ा गाइड कोई भी नहीं होता है और एक प्रकार से ये नेचर के लिए फिलॉसफी है। इतना एडिशनल पॉइंट रहे। क्वेश्चन नंबर 33। whom मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्टन जो है अपना मास्टर पोइट्री में किसको अपना मास्टर मानते थे। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है स्पेंसर को ये अपना मास्टर मानते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज गिवन हियर yes which is as follows. Question number 34 is as follows. Nothing is here for tears, nothing to wail or knock at the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death, so novel where from these lines taken. ये लाइन कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है, किस रचना से ली गई हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 34 के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्टीज से ये लाइन ली गई हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो ये रचना जो है ये मिल्टन की ही रचना है, जिसमें इन्होंने जो है सैमसन एगोनिस्टीज में इन्होंने ब्लैंक वर्स में ये ट्रेजेडी लिखी है। ये ब्लैंक वर्स में है, ब्लैंक वर्स में जो है लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में ये ट्रेजेडी लिखी गई है इनके द्वारा। तो और थोड़ा सा एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर एडिशनल पॉइंट के रूप में। ये रचना इन्होंने 1671 में की थी। कब की थी? 1671 में इन्होंने ये रचना की थी। ब्लैंक वर्स में है और 1671 में ये रचना इन्होंने की थी। तो ये एडिशनल पॉइंट मिल जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है कि यहाँ पर जो और रचनाएँ दी गई हैं, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनमें से सबसे ज़्यादा इनकी फेवरेट रचना कौन सी है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसके लिए इतना ही। और क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है थीम ऑफ एरियोपैजिटिका इज। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिल्टन की ये रचना जो है एरियोपैजिटिका, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो इसका थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जो है इसको लिखा है इन्होंने। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें, The theme of Areopagitica is about opposing licensing and censorship. It is regarded as one of the most eloquent defenses of press freedom ever written. ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। When was Paradise Lost published? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ईजीटी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1667 में ये पब्लिश हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक। ये क्या है? एक एपिक है जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। एक एपिक है, महाकाव्य जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये ब्लैंक वर्स में है। दूसरी बात है ये किस में है? ब्लैंक वर्स में जो है लिखी गई है इनके द्वारा, ब्लैंक वर्स। और थोड़ा सा और एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में इनके द्वारा लिखी गई थी। और इससे जुड़ी और कई सारी बातें हैं कि ये जो है पहले 10 बुक में आई थी। 1667 में ये 10 बुक में आई थी और उसके बाद 1674 में
74 में ये कुल मिला के 12 बुक में कंपोज की गई, लिखी गई, पब्लिश की गई। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं जिसके विषय में आपको बताना है कि ये कहाँ से ली गई हैं और किसके द्वारा कही गई हैं। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप। ये लाइन कहाँ से हैं और किसने इन लाइन्स को कहा है, बोला है? तो 37 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, टेम्पेस्ट से ली गई हैं और प्रोस्पेरो के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें, हाँ, एडिशनल पॉइंट पर जाने से पहले यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो ये लाइन जो है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आती हैं। टेम्पेस्ट के एक्ट 4 और सीन फर्स्ट की ये लाइन है, सीन फर्स्ट, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में ये आती हैं। और अगर बात करें कि इसमें कुल कितनी लाइन है तो 148 से 158 लाइन हैं। यहाँ प्रोस्पेरो जो है वो अपनी बेटी की शादी के लिए नेपल्स के राजकुमार की खोज करता है और उसके साथ उसकी शादी करने का प्लान करता है, तब ये बात बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हु रोट एंड अबाउट हुम दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड्स, टीजीटी के लिए ज़्यादातर इसी तरह के कोट पूछे जाते हैं, वो शॉर्ट में जो होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोट किसने और किसके लिए कहा है। तो इसका 38 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए बात कही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसमें एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये जो लाइन आई है ये लंदन 1802 में आई है। लंदन 1802 की ये लाइन है और ये लंदन 1802 जो है ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। 17वीं सेंचुरी में ये लिखी गई थी और इसमें जो है जॉन मिल्टन की प्रशंसा इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए सेडोनिम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गाल्सवर्दी ने कई नॉवेल्स लिखी हैं और सबसे पहले इन्होंने जो नावल लिखना शुरू किया है उसमें इन्होंने एक सीडोनिम अपनाया था, यानी कि छद्म नाम, असली नाम से नहीं, एक दूसरे नाम से लिखा था। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कि वो कौन सा नाम है। इसका आंसर दिया गया है जॉन सेंट जॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये 39 के लिए हो गया। थोड़ा सा अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जॉन गाल्सवर्दी जो है ये इनका लाइफ स्पैन 1867 से 1933 तक माना जाता है, इनका ये लाइफ स्पैन है। और ये ज़्यादातर इन्होंने नावल लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नावल लिखा है, इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं और कुछ रचनाएं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। द आइलैंड फेयरसीज जो कि 1904 में लिखी गई थी, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए। जॉन गाल्सवर्दी की रचना द डार्क फ्लावर इनमें से क्या है? ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है ए लव नॉवेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक आधे जो है एडिशनल पॉइंट यहाँ पर बता दें। द डार्क फ्लावर जो है इनके द्वारा 1913 में लिखी गई थी। ये रचना जो है 1913 में इनके द्वारा लिखी गई थी, लव अफेयर्स पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है यहाँ पे, द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज। सबसे सफल नावल इन जॉन गाल्सवर्दी की कौन सी है? ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया आंसर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इनकी सफल नावल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, जो भी टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ सिल्वर बॉक्स पर ज़्यादातर ध्यान जाता है, लेकिन सिल्वर बॉक्स एक प्ले है। इनका सक्सेसफुल जो है राइटिंग तो है, लेकिन इनका एक प्ले है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नावल कौन सी है, तो ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच नावल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। गाल्सवर्दी की मास्टरपीस किस रचना को कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये रचना इनकी जो है मास्टरपीस मानी जाती है। थोड़ा सा अगर एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं तो ये इनकी जो मास्टरपीस रचना है ये 1922 में पब्लिश हुई थी। ये कब पब्लिश हुई थी? 1922 में जो है ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज गिवन हियर।
विच ड्रामा ऑफ गाजवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि गाजवर्दी की किस ड्रामा में कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी और लेबरर्स यानी मजदूरों के बीच में संघर्ष होता है, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है स्ट्राइफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं तो स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1909 में इसका पब्लिकेशन हुआ था स्ट्राइफ का, और ये जो है ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में जो है प्ले हुआ था, मतलब इसका मंचन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 इज इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है सबसे पहले मैच्योरिटी में किस रचना में आया, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है सोनेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं तो आयम्बिक पेंटामीटर जो है ये सामान्यतया मेट्रिकल लाइन होती है, जो कि ट्रेडिशनली जो है वर्ष के रूप में एक ड्रामा होता है, ड्रामा में यूज़ किया जाता है, और इसका जो पार्टिकुलर रिदम होता है वो इन लाइंस में दिखाई पड़ता है। और इसमें अगर बात करते हैं सिलेबल्स की तो इनके सिलेबल्स को फीट कहा जाता है, और इनका जो वर्ड होता है वो आयम्बिक होता है यानी छंदबद्ध होता है। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे एडिशनल पॉइंट आपको मिल जाते हैं। एक एडिशनल पॉइंट और, सोनेट जो है ये 14 लाइन का होता है। सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। एक प्रश्न आपसे है कि सबसे ज़्यादा सोनेट्स किस जो है रचनाकार ने लिखे हैं? सबसे ज़्यादा सोनेट्स की संख्या आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेटली ए मूवमेंट इन। रिफॉर्मेशन जो है ये मूवमेंट होता है, ये किसके लिए होता है? यहाँ पर आंसर दिया गया है रिलीजन, धर्म के लिए होता है, धर्म में सुधार के लिए जो है होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनके लिए रिफॉर्मेशन आया है, तो इनको जो है क्रिश्चियनिटी के लिए जो है क्रिश्चियनिटी को सुधारने के लिए जो है ये मूवमेंट चलाया जाता है। मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और ये जो होते हैं प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो इनके सुधार के लिए मूवमेंट चलाया गया था कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सेक्सुअल जेलसी इज़ द थीम इन शेक्सपियर्स प्ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें सेक्सुअल जेलसी की बात कही गई है, तो ये है ओथेलो। ओथेलो में ही ये बात होती है जहाँ पर सेक्सुअल जेलसी की बात की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर अगर थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ओथेलो जो होता है ये मूर ऑफ वेनिस होता है, और विलियम शेक्सपियर का ऐसा विश्वास होता है कि जो है इसमें सेक्सुअली जेलसी की बात उन्होंने इसीलिए प्रस्तुत की है। और एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ओथेलो की जो रचना है या पब्लिकेशन है वो ओथेलो जो है 1603 में ये लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और यहाँ पर अगर बात करें इसका पब्लिकेशन जो हुआ था 1565 में हुआ था, नहीं 1565 में नहीं हुआ था, ये गलत दे रहे हैं, जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 1603 ही मानकर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 47। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिकल वॉल्यूम है उसका टाइटल क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 48। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, ग्रामर पर बेस्ड है ये। यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है। 48 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द अदर बॉय मुकुल एलियास मुन्ना। एलियास का मतलब होता है उपनाम। वाज देयर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस। सिंटैक्स पर बेस्ड है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। 49 के लिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. क्वेश्चन नंबर 50 इज़ चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ये भी सिंटैक्स पर बेस्ड है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। ये भी सिंटैक्स पर बेस्ड है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर है 200 रुपी इज़ नॉट अ बिग सम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी।
फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जो यहाँ विकल्प डी दिया गया है इसमें इसका स्ट्रक्चर सही है नियमानुसार, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो यहाँ पर दी गई है उसके लिए जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पर, इसलिए जो है सिंगुलर नंबर का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं वीडियो क्रिएट करता रहूँगा टीजीटी प्रिपरेशन के लिए। यदि आपका समर्थन मिलता रहा, आपका प्यार दुलार मिलता रहा, तो मेरा भी जो है लगाव बना रहेगा और आपको वीडियो में लगातार देता रहूँगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा मेरी रहती है कि कमेंट के माध्यम से जो है आप अवगत कराएं, अपनी विद्वता का परिचय दें कि आप कितना इसमें से कैच करते हैं, और जो जहाँ पे मिस्टेक होती है उसको अवश्य बताएं, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन ऐसा कहा जाता है, गलती करना इंसानी फितरत होती है। तो अगर आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं उसको इम्प्रूव करके आपको पुनः प्रदान कर सकता हूं और आपके ज्ञान का भी मुझे लाभ मिल जाता है। तो कमेंट अवश्य किया करें, और यदि वीडियो से कुछ लाभ मिल जाता है, आपको 4-6 नंबर का भी लाभ मिल जाता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। Thank you very much for watching my videos and sharing your valuable time to watch my other videos. Thank you very much.